अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है इसका नाम है अडोबी इलस्ट्रेटर। ग्राफिक्स की जो इंडस्ट्री है उसका टॉप का सॉफ्टवेयर है ये अडोबी इलस्ट्रेटर। इंटरनेशनल मार्केट में इसके बगैर काम होता ही नहीं है, जो भी जितना भी काम आता है सारा इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर मांगा हुआ होता है। अच्छा, ये मेरे पास इंस्टॉल है। सर्च के अंदर आप ILL लिखेंगे तो आपको अडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर ये इस तरह का ऑरेंज कलर का इसका आइकन होता है और AI लिखा हुआ होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यानी इंटरफेस इसका ऐसा नज़र आता है। ऊपर ये मेन्यू बार है, उसके बाद यहाँ साइड पे टूल बार है जिसके ऊपर डिफरेंट टूल्स हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए। और जो राइट साइड है इसके ऊपर पैनल्स होते हैं। पैनल्स के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिनको हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। कुछ पैनल्स हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये कलर पैनल है, इसके अंदर हमें कलर्स नज़र आते हैं लेकिन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, ये वर्क स्पेस है हमारी, जो हम काम करेंगे तो यहाँ पर सारा काम होगा। जो अडोबी इलस्ट्रेटर है ये वेक्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स दो तरह के होते हैं, मैं ज़रा लिख के फिर आपको समझा देता हूँ। एक वेक्टर होते हैं और एक रास्टर ग्राफिक्स होते हैं, यानी दो बड़ी टाइप्स है ग्राफिक्स की। जब हम बनाएंगे या तो हमारा ग्राफिक्स रास्टर होगा या वेक्टर होगा। ठीक है जी, वेक्टर एंड रास्टर टाइप ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है जी, वेक्टर या रास्टर। अच्छा, जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं ना, ये ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जिनको जब आप बनाने के बाद जितना मर्जी छोटा या बड़ा करें उसकी क्वालिटी पे फर्क नहीं आता। जो रास्टर ग्राफिक होते हैं इसको आप जब साइज बड़ा या छोटा करेंगे तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर पिक्सल्स होते हैं, इसके अंदर पिक्सल्स नहीं होते। पिक्सल लफ्ज़ आप सबने सुना होगा, अगर फ़ोन यूज़ करते हैं तो कैमरा जो होता है कितने मेगापिक्सल है, इस तरह की बात होती है। तो पिक्सल एक यूनिट है स्क्रीन की मेजरमेंट का, और साथ में पिक्सल स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइट के। अभी ये जो इमेज आप देख रहे हैं, यानी सॉफ्टवेयर आपको जो नज़र आ रहा है, एक तरह से इमेज है ना, ग्राफिक है ये। लेकिन ये कैसे शो हो रहा है? स्क्रीन के ऊपर हर कलर की एक लाइट आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर रेड कलर की लाइट्स शो हो रही हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ रेड एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ ब्लैक कलर, यहाँ पर लाइट्स नहीं है, इस वजह से आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है, और यहाँ पर वाइट नज़र आ रहा है। तो ये सारा लाइट के पार्टिकल पिक्सल होता है, पिक्चर एलिमेंट फुल फॉर्म इसकी। तो ये वो लाइट से हमें नज़र आ रहा है। तो रास्टर में होते हैं पिक्सल्स, यानी कलर के छोटे छोटे स्पॉट। इमेज की बात करें अगर हम, तो रास्टर की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जो पिक्चर्स होती है ना, तस्वीरें जिन्हें हम कहते हैं, हम अपने फ़ोन से कैप्चर करें तो वो रास्टर होती हैं। और वेक्टर ग्राफिक्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो शेप्स होती हैं या टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम वेक्टर कहेंगे, क्योंकि टेक्स्ट या शेप्स इनको आप जितना मर्जी बड़ा छोटा करें इनकी क्वालिटी के ऊपर फ़र्क नहीं आता। बट जो पिक्चर्स होती हैं, तस्वीरें, इनको आप बड़ा करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा कर लें पिक्चर को उसके साइज़ से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, या छोटा करेंगे तो भी ख़राब होता है, लेकिन छोटा करने में आमतौर पे फ़र्क पता नहीं चलता इतना ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वो ख़राब होता है। तो अडोबी इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है ये वेक्टर ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है। इस पे जो भी आप काम करेंगे वो सारा का सारा वेक्टर होगा। अच्छा, अब काम कैसे करना है? सबसे पहले आपको एक सरफेस बनानी है जिसके ऊपर आप काम करेंगे, और हम फाइल में जाते हैं, यहाँ से न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक डॉक्यूमेंट हमने बनाना है इलस्ट्रेटर के अंदर जिसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आर्ट बोर्ड लिख रहा हूँ। यहाँ फाइल का हम नाम दे सकते हैं। तो अभी जो फाइल बनेगी यानी जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ये जो वाइट कलर का आपको पेज नज़र आ रहा है ये आर्ट बोर्ड कहलाता है। डिज़ाइनिंग हम सारी इसके ऊपर ही करेंगे। इसको आप पेज भी कह सकते हैं, इसको कैनवस भी कह सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। होती एक ही चीज़ है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में इसका नाम मुख्तलिफ हो जाता है। फोटोशॉप में जब हम काम करेंगे तो ये कैनवस हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इस तरह डिफरेंट डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट इसके नाम होते हैं। तो ये हमने बना लिया। अच्छा, मैं यहाँ से फाइल में जाकर न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जो अब सेटिंग इसके अंदर आपको नज़र आ रही है, ये सेटिंग क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल के अंदर अभी के लिए, क्योंकि इसमें कोई ख़ास हमें ज़रूरत नहीं है। तो मेन आपको मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ। वो मेन सेटिंग्स क्या होगी, यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, प्रीसेट्स मौजूद हैं,
ग्राफिक्स में इस्तेमाल होने वाले जो कॉमन पेपर हैं उनके यहाँ पर साइजेस दिए हुए हैं, लेटर साइज, लीगल, टैब्लॉइड, A4 वगैरह। आपको अगर लेटर साइज पर काम करना है, आप लेटर वैसे सिलेक्ट भी होता है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो लेटर सेट हो जाएगा। लेटर पेपर की विड्थ और हाइट आपको इधर नज़र आ रही है, 612 इसकी विड्थ है और 792 इसकी हाइट है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है पीटी पॉइंट्स यूनिट है, इस तरफ भी आप देख रहे हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट पॉइंट्स है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आपको और भी मेजरमेंट के यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, पॉइंट्स है, पाइकास है, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स। ग्राफिक्स में कॉमनली हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए वो इंचेस होते हैं या पिक्सल्स होते हैं, क्योंकि हम जब ग्राफिक्स बनाते हैं ना, दो तरह का हमारा मोड होता है, दो तरह के सिचुएशन में हम ग्राफिक्स बना रहे होते हैं। एक प्रिंट ग्राफिक्स होते हैं जो प्रिंट होंगे, और एक नॉन प्रिंट ग्राफिक्स होते हैं जो प्रिंट नहीं होते, ठीक है। इनको स्क्रीन भी डिज़ाइन कहते हैं, स्क्रीन डिज़ाइन, प्रिंट डिज़ाइन या स्क्रीन डिज़ाइन। तो जो प्रिंट डिज़ाइन होता है उसमें कॉमन यूनिट जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इंचेस होता है, और जो नॉन प्रिंट डिज़ाइन होगा उसके अंदर पिक्सल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्रीन की जो मेजरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स, उनकी मेजरमेंट पिक्सल्स के अंदर हो रही होती है। तो ये यूनिट हम यूज़ करेंगे। बाकी जो भी ज़रूर सिचुएशन के मुताबिक हो, मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे ये चीज़ बना दें और उसके मेजरमेंट आपको उसने मिलीमीटर्स में दिए हुए हैं, तो आप मिलीमीटर्स यूनिट सेट करके यहाँ पर मिलीमीटर्स के अंदर मेजरमेंट टाइप कर सकते हैं। जब आप कस्टम साइज सेट करेंगे तो आपने सबसे पहले यूनिट सेट करना है यहाँ से, और उसके बाद फिर मेजरमेंट आप टाइप करेंगे, ठीक है। अभी ये देखें, ये मेजरमेंट जो आ रही है, अगर मैं इसको पाइकास में सेट करूँ तो ये पाइकास में आपको मेजरमेंट नज़र आ रही है। अगर मैं पॉइंट्स कर देता हूँ तो पॉइंट्स में ऐसे आता है। अच्छा, जो पेपर है इनके साइजेस आमतौर पे इंचेस के अंदर लेते हैं हम, तो लेटर पेपर इसका अगर हम इंचेस के अंदर मेजरमेंट देखें तो 8.5 इंच इसकी विड्थ होती है और 11 इंच इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये मेन सेटिंग है, यहाँ से आप पेपर का साइज सेट करेंगे। आपने अपनी मर्जी से कुछ सेट करना है तो वो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे कि मुझे 10 इंच टाइप करना है तो मैं 10 लिख देता हूँ। मुझे हाइट भी 10 करनी है तो मैंने 10 लिखा। उसके बाद जब मैं ओके करूँगा तो ये हमारे पास एक स्क्वायर में आर्टबोर्ड बन चुका है, ठीक है। ये थी एक मेन सेटिंग कैनवस की, बाकी डिटेल में और भी चीज़ें हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। अब ये हमारे पास आर्टबोर्ड बन चुका है, इसके ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं। ग्राफिक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा होता है, एक ग्राफिक बनाने में मदद दे रहा होता है, वो होती हैं शेप्स। यहाँ देखिए टाइप टूल है, इसके नीचे मैंने राइट क्लिक किया, इस जगह पे आपको रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, जितने भी ज्योमेट्रिक टाइप के शेप्स होती हैं वो सारी आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें रेक्टेंगल टूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कैसे। जैसे अब ये जो पेज है इसका मुझे बैकग्राउंड क्रिएट करना है, मतलब मैं रेड कलर का बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ, तो रेड कलर का बैकग्राउंड बनाने के लिए मुझे एक रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। यहाँ से क्लिक प्रेस करके मैं ड्रैग करूँगा और दूसरे कोने तक ले जाऊँगा। क्लिक छोड़ने पर एक रेक्टेंगल बन चुकी है। अब इसके अंदर कलर कैसे लेकर आना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टी बार। ये प्रॉपर्टी बार होती है, मेन्यू बार तो मैंने आपको बताई, प्रॉपर्टी बार उस वक्त सामने नहीं आ रही थी जब हम आर्टबोर्ड बनाते हैं, तो इस वक्त ये बार आ रही है। इसको ऑप्शन बार या प्रॉपर्टी बार आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो कि हम डिज़ाइन में मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है फिल कलर की, यानी इसके अंदर कलर फिल करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कलर्स आपको सारे नज़र आ रहे हैं, इसमें से जो कलर आप फिल करना चाहें उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इस तरह जो बैकग्राउंड मैंने बनाया, रेक्टेंगल बनाकर उसके अंदर कलर फिल किया है। इसलिए शेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, शेप्स के बगैर हमारा काम होता ही नहीं है, तो इसलिए पहले मैंने एक शेप बनाई है। अच्छा, ये फिल कलर है, फिल के बिल्कुल साथ एक और बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रोक कलर है। स्ट्रोक होता है बॉर्डर, अभी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखें स्ट्रोक लिखा हुआ है। अच्छा, स्ट्रोक जो लफ्ज़ है ना, कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर इसका नाम बॉर्डर होता है, कुछ में आउटलाइन होता है। तो एडोबी के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी एडोबी जो कंपनी है उसके जो ग्राफिक्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर लफ्ज़ स्ट्रोक इस्तेमाल हो रहा होता है। तो स्ट्रोक को मैं बढ़ाना शुरू करूँगा तो आप देखें इसका बॉर्डर बढ़ना शुरू हो गया। अगर मैं कम करना शुरू करूँगा यहाँ से तो ये इसका बॉर्डर कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मैं इसको यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, आप इधर क्लिक करके भी यहाँ से कोई नंबर ले सकते हैं, या खुद लिखना चाहें तो खुद भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने 25 लिखा, एंटर दबाऊंगा तो 25 पॉइंट्स का स्ट्रोक सेट हो गया।
और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद अब ये देखिए ये दो ऑप्शन है, दोनों में सेम आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्ट्रोक का कलर चेंज होगा। इस तरफ स्ट्रोक हटाना है आपने तो आप यहाँ क्लिक करके ये जो फर्स्ट ऑप्शन है नन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक हट जाएगा। अगर आपने फिल कलर भी हटाना है, यानी जो बीच में रेड आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिल कलर भी हट गया। तो लेकिन जब भी आप कोई शेप बनाएंगे उसको स्क्रीन पर नज़र आने के लिए या तो उसमें फिल होना चाहिए या उसमें स्ट्रोक होना चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए, वरना क्या होगा, शेप आपको नज़र नहीं आएगी। अब देखिए मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैंने एक क्लिक एंड ड्रैग किया, एक रेक्टेंगल बनाई। अभी तो आपको ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरी रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूंगा तो पहले वाली हाइड हो गई। ये देखिए दूसरी बनी। अब जब मैं तीसरी बनाने की कोशिश करूंगा तो ये वाली भी हाइड हो गई। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें ना तो फिल है ना स्ट्रोक है, यानी कि ना तो कलर है ना स्ट्रोक कलर है, फिल कलर दोनों नहीं है, तो ये हमें नज़र नहीं आ रही, मौजूद है। अच्छा, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है तो इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल Y आप प्रेस करेंगे तो आउटलाइन मोड में आप आ जाएंगे। आउटलाइन मोड के अंदर सिर्फ आपको आउटलाइंस यानी कि जो बॉर्डर होता है वो शेप का नज़र आ रहा होता है। तो अब ये देखें, ये हमें नज़र आ रही है कि ये मौजूद है, लेकिन नॉर्मल हमारा जो मोड होगा उसके अंदर ये नज़र नहीं आएगी जब तक हम इसके ऊपर स्ट्रोक नहीं लगाते। तो अगर ऐसा कभी आपसे हो कि आप शेप्स बना रहे हैं और वो बनाने के बाद आपको गायब होती हुई नज़र आ रही है, पहली चीज़ देखनी है कि उसके अंदर फिल है। अगर फिल नहीं है तो स्ट्रोक देखें क्या स्ट्रोक है। अगर ये दोनों नहीं है तो यही मसला है कि वो नज़र नहीं आ रही। अगर ये दोनों हो तो फिर कोई और वजह भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा अभी तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल Y आउटलाइन मोड में आए, यहाँ मैं क्लिक करूंगा और ये मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि इसका हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये ब्लैक एरो फर्स्ट, तो इससे मैं जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया और मैं वापस कंट्रोल Y प्रेस करता हूँ। आउटलाइन मोड से हम नॉर्मल मोड में आए और अब मैं इसके अंदर कोई कलर ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल रेड ही करते हैं, तो आप देखिए नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा, दूसरी शेप इधर कहीं मौजूद है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। आप जैसे बिगिनर हैं अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, तीसरी मैंने यहाँ बनाई थी तो मुझे पता है यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको आइडिया ना हो तो आप कंट्रोल Y से इसको सिलेक्ट करें, फिर वापस कंट्रोल Y नॉर्मल मोड में आएंगे और आप फिर इसके ऊपर कलर लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो शेप है इसमें मैं वाइट कलर ऐड कर रहा हूँ, मैंने वाइट कलर फिल किया। अगर किसी शेप में आपने वाइट कलर सेट किया हुआ है और बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट वाइट होता है, यानी पहले से वाइट होता है, तो भी वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट कैसे पता चलेगा। तो अगर फिल कलर हो भी लेकिन वाइट कलर हो या वही कलर हो जो कि बैकग्राउंड का कलर है, तब भी शेप नज़र नहीं आएगी। अब ये इसको अगर मैंने वाइट रखना है लेकिन मैं इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ तो स्ट्रोक कलर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ताकि ये हमें फिर नज़र भी आए। देखिए अब वाइट कलर है इसके अंदर तो हमें नज़र भी आ रहा है। अच्छा, ये सिलेक्शन टूल मैंने आपको बताया कि इसके ज़रिए हम शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। और एक यहाँ पर भी मौजूद है, मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर कोई कलर ऐड कर देते हैं, ब्लैक चलें कर देते हैं। अच्छा, इस वक्त 3 शेप्स हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो गई, इस पर क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट हो गई, इस पर क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये सिलेक्ट हुई हुई है? क्योंकि देखिए सबसे अलग नज़र आ रही है। इसका ना एक बॉक्स आ रहा है जिसको बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं, तो बाउंडिंग बॉक्स शो होना शुरू हो जाता है जिससे पता चल रहा है कि ये शेप सिलेक्ट हो गई है। और जो शेप सिलेक्ट होगी उस पर ही काम होगा, कलर वगैरह आप चेंज करेंगे उसी का चेंज होगा, तो सारी वर्किंग उसके ऊपर होगी। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाऊंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाया, वो डिलीट हो गई। अच्छा, मैं यहाँ से कुछ और शेप्स बना लेता हूँ। क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं और शेप्स बनती जा रही हैं। इस वक्त ये वाली शेप सिलेक्ट हुई हुई है। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे इन चारों शेप्स को सिलेक्ट करना है, इसको, इसको और इसको और इसको। तो एक तरीका यह है शेप्स को सिलेक्ट करने का कि एक शेप अगर सिलेक्ट है, आप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा लें कीबोर्ड से और आप, अच्छा मैं शिफ्ट क्यों दबाऊंगा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये सिलेक्ट है, मैं इस पर क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट हो जाएगी, इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई है।
अब ये सिलेक्ट है, मैं इधर क्लिक करूंगा तो इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई, ये सिलेक्ट हो गया। मुझे इन सारों को सिलेक्ट करना है, तो एक को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके आप बाकी शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी शेप्स भी सिलेक्ट होती जाएंगी। अब ये सारी सिलेक्ट हुई हैं। अब मैं अगर कलर चेंज करूंगा तो इन सारों का एक साथ कलर चेंज होगा। अब अगर कोई शेप सेलेक्ट है, उसकी आपने सिलेक्शन खत्म करनी है, तो आप साइड पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन इसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी मैंने शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट किया है। मैं चाहता हूं कि कोई आसान तरीका हो जिससे ये आसानी से सिलेक्ट हो जाए, तो वो आसान तरीका है मार्की सिलेक्शन। आप सिलेक्शन टूल से क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे, ऐसे जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपको एक ना डॉटेड डॉटेड सा एक एरिया नजर आ रहा है। अब ये जो एरिया है, इसके अंदर जितनी भी शेप आ रही हैं, क्लिक छोड़ने पर वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब ये सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं आपको इसका कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ, तो ये देखें चेंज हो गए। और एक और चीज़ कि पूरा ऐसे सिलेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है, आप इनको टच भी करवा लेंगे ना। सिर्फ देखिए, मैं यहाँ से क्लिक स्टार्ट कर रहा हूँ और बस मैंने टच करवाया इसको, क्लिक छोड़ूंगा तो ये सिलेक्ट हो गए। टच भी कर लेंगे तो काफ़ी होगा। कुछ ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पूरा ऐसे सिलेक्ट करना होता है, तब जाके वो सिलेक्ट होता है। तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं। बाकी इलस्ट्रेटर या अडोबी की जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर इतना बस टच भी करवा लेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ये सिलेक्ट हो गया, तो ये होता है जी मार्की सिलेक्शन। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल वाले तो मामला आपको पता चल गए। साथ में एक और टूल बताऊंगा आपको जिसका नाम है राउंडेड रेक्टेंगल। इसकी अब ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके ज़रिए ना राउंड कॉर्नर्स वाली रेक्टेंगल बन जाती है। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मल ग्राफिक्स में, हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो काम होता है उसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते। उसकी मिसाल जैसे मैं आपको देता हूँ कि हम नॉर्मली जो खाना खाते हैं तो उसके अंदर आमतौर पे रोटी होता है, रोटी सालन। मतलब हमारे कल्चर के अंदर पाकिस्तान में कि जनरली जो हम खाना खा रहे होते हैं वो रोटी सालन होता है। लेकिन इसके अलावा हट के भी खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कभी कभार खा रहे होते हैं, जैसे चावल है, उसके अलावा कोई और चीज़ें हैं। बारिश वाला मौसम है तो पकौड़े वगैरह खा रहे हैं। तो इसी तरह जो ग्राफिक्स के टूल है, इसमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि ग्राफिक्स के रोटी सालन है, मतलब कि वो आपको इस्तेमाल करने ही करने हैं। लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि सिलेक्शन टूल है, ये इसका रोटी सालन है, मतलब कि आपका काम इसके बगैर होगा ही नहीं, आपको इस्तेमाल करना है। शेप्स वाले टूल, इसके बगैर काम होगा ही नहीं। टेक्स्ट टूल, इसके बगैर आप टेक्स्ट लिख ही नहीं सकते, तो ये ज़रूरी वाला है। तो राउंडेड रेक्टेंगल जो टूल है ना, ये क्यों मैं गैर ज़रूरी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ना हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ना, ये देखें, इसके कॉर्नर अगर हमने राउंड करने हैं तो हम कर सकते हैं। मैं पहले अब राउंडेड रेक्टेंगल से आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, राउंडेड रेक्टेंगल से ये राउंड कॉर्नर वाली शेप बनी, लेकिन ये मैंने रेक्टेंगल से बनाई है। अब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसमें हमारे पास ना यहाँ पर विजिट आ रहे हैं, राउंड विजिट कॉर्नर के। मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा ऐसे, तो ये राउंड होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले होती थी। यानी इसके ये जो भी मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इससे जो पिछले वर्जन थे उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था इन्होंने, तो हमें राउंडेड रेक्टेंगल टूल का ही इस्तेमाल करना पड़ता था राउंड कॉर्नर के लिए। लेकिन अब क्योंकि ये फीचर दे दिया है, इसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब ये इस्तेमाल नहीं होता। इलिप्स टूल, इसके ज़रिए आप ओवल शेप्स बना सकते हैं इस तरीके से, या अगर आपने सर्कल बनाना हो तो इसी टूल से सर्कल भी बनेगा। अच्छा, अगर आपने स्क्वायर बनाना हो तो स्क्वायर रेक्टेंगल टूल से बनेगा, स्क्वायर शेप। ठीक है, ये देखें, ये स्क्वायर और ये सर्कल। अच्छा, अभी ये सर्कल और स्क्वायर परफेक्ट नहीं है, मतलब देखने में लग रहे होंगे लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। यानी इसमें 19-20 का फर्क है, इसमें भी 19-20 का फर्क है। परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट सर्कल बनाना होगा तो कैसे बनाना है आपको? अगर स्क्वायर बनाना है तो रेक्टेंगल टूल लेकर क्लिक को प्रेस रख लें, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस रखें और फिर आप बनाना शुरू करें, ड्रैग करेंगे। मैंने क्लिक दबाया हुआ है। अच्छा, अभी देखें, मैंने रेक्टेंगल पे बना रहा हूँ, फ्री हैंड ये बन रही है, लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट को दबाऊंगा तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। शिफ्ट अभी मैंने दबा के रखा हुआ है, प्रेस रखना है। और एक और असूल, ये आगे चल के भी बहुत दफ़ा काम आएगा, कि अगर आपने माउस के क्लिक के साथ शिफ्ट, कंट्रोल या ऑल्ट, इनमें से कोई भी बटन दबा के रखा हुआ है, की प्रेस की हुई है, तो आपने पहले क्लिक को छोड़ना है और फिर उस बटन को छोड़ेंगे। अभी जैसे इस सिचुएशन में मैंने पहले क्लिक को भी दबाया हुआ है और शिफ्ट को भी मैंने प्रेस रखा हुआ है, तो पहले मैं क्लिक छोड़ूंगा, उसके बाद मैं शिफ्ट छोड़ूंगा। अगर मैंने, ये देखिए, अभी मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है, ये ऐसी शेप है, शिफ्ट दबा लूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैंने पहले शिफ्ट को छोड़ा
और मैं फिर क्लिक को छोड़ूंगा। अभी ये हैंग हो गया था सॉरी शिफ्ट, इस वजह से। ये देखें शिफ्ट मैंने दबा के रखा हुआ है, शिफ्ट जब मैं छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी हालत में आएगा, और मैं अगर क्लिक छोड़ूंगा तो ये पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए ये आपने चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अगर आप सर्कल बनाना चाह रहे हैं एलिप्स टूल से, आप ये देखें अभी परफेक्ट नहीं है, शिफ्ट जब मैं प्रेस करूंगा तो ये फर्क इसमें आएगा थोड़ा सा। अब ये परफेक्ट सर्कल है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा, तो प्रैक्टिस के साथ मतलब आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी कि आप इसको परफेक्ट सर्कल भी बना सकते हैं। अभी अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होगा। देखिए 19-20 का ही फ़र्क है। ये जो विड्थ है, इसकी जो हाइट है सर्कल की, सर्कल का वैसे रेडियस होता है लेकिन विड्थ हाइट देखिए 19-20 का ही फ़र्क है। ये ऊपर वाला 30-56 है और ये 29-17 है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पर्सन को ना ये सर्कल ही लगेगा, लेकिन जो ग्राफिक एक्सपर्ट है वो देख के बता सकेगा कि हाँ ये नहीं सर्कल नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है। अच्छा, तीसरा इसके अंदर एक टूल है, चौथा टूल है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल के जरिए आप पॉलीगॉन शेप्स बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखें ये अभी हेक्सागॉन बन रही है 6 कॉर्नर्स वाली शेप। अगर आपने पेंटा बनानी है 5 कोनों वाली, तो आप माउस का क्लिक प्रेस रखेंगे, कीबोर्ड से डाउन वाला एरो दबाएंगे, एक साइड कम हुई, फिर डाउन वाला एरो कीबोर्ड से दबाएंगे। एरो कीज जो 4 होती हैं उसमें से डाउन वाला, तो ये स्क्वायर बन गया, फिर डाउन दबाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। साथ साथ आप इसका अगर क्लिक दबाया हुआ होगा तो आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको घुमा भी सकते हैं। क्लिक दबा के माउस को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, और अगर मैं अप वाला एरो दबाता हूं तो इसकी साइड्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्लिक छोड़ेंगे तो शेप बन जाएगी। इसी तरह जो स्टार टूल है, स्टार टूल में भी यही लॉजिक है। क्लिक प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये 5 कोनों वाला स्टार बनेगा। अगर आप डाउन दबाएंगे एरो तो ये 4 कोनों वाला स्टार हो गया, ये ट्रायंगल हो गई। अप वाला एरो दबाएंगे तो स्टार के कॉर्नर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे रखना चाहें वहाँ क्लिक छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। लास्ट टूल ये अब हम छोड़ रहे हैं, अभी इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिक टूल्स हैं शेप्स के। अभी जो मैं आपको शेप्स बनाना दिखा रहा था ये होता है फ्री मोड। फ्री मोड से मुराद ये है कि हम अपने अंदाजे के मुताबिक शेप्स बनाते हैं। मतलब अब ये मेरा पेज है, मुझे इसके अंदर अगर एक शेप बनानी है तो मैं अंदाजे से बनाऊंगा कि इतनी, यानी जितनी जगह होती है आप जगह को देखकर फिर उसके मुताबिक एक आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह से बनाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे इस जगह पे 3 शेप्स बनानी है, और तो मुझे एक अंदाज़ा है कि मैंने एक अगर इतनी बना ली है, बाकी जो है वो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, यानी अंदाज़ा करके वो हम बना सकते हैं ऐसे। और एक सिचुएशन होती है जिसमें हमें एग्जैक्ट साइज़ की शेप बनानी होती है। तो एग्जैक्ट साइज़ की शेप कैसे बनाएंगे, आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, इसके अंदर आपने विड्थ और हाइट टाइप कर देनी है। मिसाल के तौर पर मुझे 4 इंच विड्थ, IN लिखा इंच, और 4 इंच हाइट का एक स्क्वायर बनाना है। तो ये लिखने के बाद जब मैं ओके करूंगा तो ये 4 बाय 4 इंच का स्क्वायर बन चुका है। इसी तरह बाकी आप एलिप्स टूल ले लें, मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे एक वर्टिकल ओवल बनाना है जिसकी 2 इंच हाइट होनी चाहिए और 5 इंच उसकी 2 इंच विड्थ होनी चाहिए, 5 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए। तो विड्थ में 2 लिखा, हाइट में 5 लिखा, उसके बाद मैं ओके करूँगा तो ये 2 बाय 5 का वर्टिकल ओवल मैंने बना लिया। तो इसी तरह से आप बाकी टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया, मैंने कलर चेंज करना बता दिया, शेप्स बनाने का आपको तरीका बता दिया। नेक्स्ट शेप्स को अरेंज करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो कि एक बेसिक मेथड है। शेप मैंने एक बना ली, इसकी कॉपी कैसे बनाएंगे। कॉपी करने का बेसिक तरीका, Ctrl+C दबाएं कीबोर्ड से, Ctrl+V प्रेस करेंगे, कॉपी पेस्ट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। ये करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, और फिर Ctrl+V मैं प्रेस करूँगा, एक और शेप आ गई, इसका कलर मैं ब्लू कर दूंगा। हुआ नहीं, ये हो गया। ठीक है, फिर Ctrl+V प्रेस किया मैंने, और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, अच्छा, अब 4 शेप्स इस जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आपको 2 नज़र आ रही होंगी। उसकी रीज़न ये है कि एक दूसरे के ऊपर ही ये पेस्ट हुई है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के दिखाऊँ, ये देखें, एक ये है और ये 4 है। ठीक है,
पहले मैं ये लेकर आया था, उसके बाद मैंने ये वाली पेस्ट की थी, उसके बाद ये ब्लू वाली थी और उसके बाद ये येलो वाली थी। ठीक है, अब इनको अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा, जैसे ये ब्लैक वाली को मैं इधर लेकर आया, ये पहले बनाई थी, ये बाद में बनाई थी, तो इसलिए ये नीचे नज़र आ रही है, ये ऊपर नज़र आ रही है। उसके बाद हमने ये बनाई है, ये जो होगा इन दोनों के ऊपर देखें आप नज़र आ रही है। और ये हमने लास्ट में बनाया है, तो इसको मैं जब इनके ऊपर लाऊंगा तो ये सबसे आगे नज़र आएगी, ऊपर नज़र आएगी। अच्छा, इनमें स्ट्रोक लगा हुआ है, सारों को मैं एक साथ सेलेक्ट करके पहले तो इनका स्ट्रोक हटा लेता हूँ ताकि जस्ट शेप्स ही हो और देखना आसान हो। अब ये सबसे पीछे है, ये उसके आगे है, ये उसके आगे है, ये सबसे आगे है। अब ये जो सबसे आगे वाला है इसको सबसे पीछे भेजना है हमने पोजीशन में, कि ये सबसे पीछे नजर आए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि हम चीज़ें बनाते हैं बाद में और उनको एडजस्ट करना होता है, तो फिर कैसे होगा, राइट क्लिक आप करेंगे, अरेंज वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ आपको 4